What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये. Life is 10% what happened to us and 90% how we react to it. देखिए जिस तरीके से अगर कोई भी रिजल्ट आता है, अभी एसएससी सीजीएल का ही रिजल्ट ले लीजिए, तो कुछ का सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा. अब सिलेक्शन होने ना होने का तो एक साइड में हो गया, पर लेकिन उसके बाद में हमारी रिएक्शन कैसे आती है. उनमें से बहुत से इंसान तो ऐसे होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ देख के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा मायूस हो गए होंगे और ये दिख रहा होगा कि यार पता नहीं ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, अब पता नहीं किस तरीके से ज़िंदगी चलेगी. कुछ ऐसे होंगे कि कुछ नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, यार काफ़ी कुछ अप टू द मार्क हो चुका है, आधे से ज़्यादा मेरा तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा फोकस और देके करना है मुझे और मेरा एग्जाम निकल जाएगा. तो जो रिएक्शन देते हैं 90% चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है. हमारा रिजल्ट आने के बाद में अलग अलग इंसान की अलग अलग रिएक्शन निकल के आती है. कुछ ने तो ये भी बोला होगा कौन सा कुंभ का मेला है यार, फिर से आ रहा है, और कुछ को ये दिख रहा होगा यार पता नहीं अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है. तो देखिए हर एक सिचुएशन में आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उस रिएक्शन से क्या फायदा होने वाला है. तो रिएक्शन हमेशा वो निकाल के लेके आने वाली है जिससे आप लोगों को कुछ फायदा हो, जिससे आप लोग प्रोडक्टिव वे में सोच सके. नेगेटिव वे में सोचने से अगर किसी का फायदा होता होता तो आज की डेट में जितने भी लीडर हैं वो सारे नेगेटिव होते. कोई भी पॉजिटिव चीजों को सोच के आगे नहीं बढ़ रहा होता, सब उल्टी सीधी बातें करते और टॉप पर बैठ जाते जाकर. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमेशा प्रोडक्टिव ही सोचना है. हमेशा अगर कुछ नेगेटिव हो जा रहा है, अगर मान लीजिए रिजल्ट में अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है सही, तो उसको नेगेटिव वे में सोच के अपना टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है. हाँ ये जेन्युइन है, देखिए कि दुख तो होता है यार, मेहनत की है रिजल्ट नहीं आया, पर लेकिन असली डायरेक्शन वो है कि आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई है, कहाँ पे हम लोगों में कमी रह गई है, कहाँ पे हमको ज़्यादा अपना एफर्ट देना है. तो उस तरीके से हमको देख के चीज़ों को आगे बढ़ना है, ना कि उसको बैठ के यार रोने लग जाए कि यार ये क्या हो गया, अब तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब तो शादी भी नहीं हो पाएगी, अब लाइफ कैसे आगे चलेगी, मेरी तो सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड हो रखी थी. तो सारी चीज़ें कभी भी इस तरीके से उसके ऊपर डाल के ना देखें, इससे आपके जो एग्जाम देने जाएंगे तो माइंड पर भी प्रेशर बढ़ता है. तो सब चीज़ों को साइड में रखिए और एग्जाम देने बिल्कुल ऐसे चाहिए, बिल्कुल मस्त हो गए. ठीक है कि यही नहीं है कि मेरी लाइफ डिसाइड करने वाला है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में. ओके तो बिल्कुल कूल रह के पढ़ाई कीजिए और इंजॉय कीजिए जो भी प्रोसेस है, इसको टेंशन लेके नहीं चलना है, टेंशन से कुछ भला नहीं होने वाला है किसी का भी. तो आज 8 अगस्त है, देख लेते हैं कौन कौन से हमको द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर. अगर फोकस दो यूपीएससी के, तो ये गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा तैयार किए गए हैं. यहाँ पर अब टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं. इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं. ये जो फर्स्ट आर्टिकल है मैक्सिमम रिलेटेड टू द मतलब वुमेन सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में जिक्र किया है, लेकिन कंप्लीटली पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पर पॉलिटिक्स आ गई है इसमें कंप्लीटली. अभी ये केस हुआ है चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ में एक औरत को धकेलने की कोशिश की गई कार के अंदर, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें उठ के आ रही है कि जो वो कर रहे थे वो बीजेपी के कोई लीडर है उसके बेटे थे. ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स का कंप्लीटली इशू आ गया. जो पॉलिटिक्स इशू है वो साइड में रखते हैं, बस हमको ये देखते हैं इसमें जो बातें देखने वाली. देखिए चाहे कोई चंडीगढ़ हो, चाहे कोई कन्याकुमारी हो, कहीं पर भी कोई वुमेन हो, सबसे बड़ी बात आती है वुमेन सेफ्टी की. बात तो हम करते रहते हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में कि वुमेन सेफ्टी है, पर लेकिन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है. ऐसे ऐसे इंसिडेंट सोसाइटी में होते रहते हैं. अगर आप लोग लेके चले 2012 का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसको हम लोग नॉर्मली निर्भया केस बोलते हैं, उसके बाद में जिस तरीके से जनता हमारी रोड पर आ गई थी, प्रोटेस्ट किया था, और तब जाकर एक लॉ बनाया गया था. देखिए लॉ हमारे यहाँ बना दिया जाता है, लॉ अवेलेबल है, ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायमेंशंस नहीं है जिससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर लॉ अवेलेबल ना हो. पर सबसे बड़ी बात क्या आती है, उसको इंप्लीमेंट करने की. इंप्लीमेंट करने की सबसे बड़ी बात निकल के वही आती है कि जब उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है प्रॉपर वे में, तो तब उस लॉ के होने का कोई फायदा नहीं होता है. जिस तरीके से हमने ये एक डायरेक्शन की बात की जा रही है, बहुत से ऐसे आर्टिकल में पास्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं जहां पे हम लोगों ने देखा कि लॉ तो अवेलेबल है पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है किसी भी तौर पर. तो सबसे बड़ी बात वही आती है कि देखिए इंप्लीमेंट करने वाली जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात होती है स्टेट जो होती है मशीनरी, उसके हाथ में पावर होती है, तो उसको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करने की बात आती है और पुलिस को भी उसका साथ देना होता है. पर लेकिन जब भी कोई केस रिलेटेड टू आता है इस तरीके का कि कोई या फिर मतलब कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है या फिर किसी लीडर का बेटा है, कोई पार्टी से रिलेटेड है, तो वहां पर ना तो उनके खिलाफ पुलिस कोई केस दर्ज करती है और उसको एक हल्का केस बनाने की कोशिश करती है. यहां पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है. वैसे तो नॉर्मली केस काफी टाइट बन सकता था, पर लेकिन नॉर्मल केस ऐसा बनाया गया पुलिस के द्वारा, बड़ा हल्का सा केस बनाया गया, जिसके बाद में उनको बहुत आराम से बेल भी मिल गई. वरना इस तरीके का केस बन सकता था कि आराम से कोई भी उसको टैकल नहीं कर पाता, मतलब आराम से उनको जेल हो सकती थी अच्छे से. पर लेकिन यहां तो ये एक एंगल दिया गया आर्टिकल में. अभी कुछ दूसरे भी आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, वहां पे क्या बात आई कि जो उनसी वुमेन थी उस वुमेन पे ही क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है. बोला जा रहा है कि वो कांग्रेस से रिलेटेड है और उसके पापा एक सिविल सर्वेंट है, उसको बीजेपी ने ट्रांसफर कर दिया. तो कुछ इस तरीके से बदला लेने के लिए इस तरीके का केस निकल के आ रहा है. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ काम का नहीं है, पर अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. सेफ्टी का देखिए जब कंसर्न आता है तो वो तो प्रोवाइड करानी चाहिए, चाहे कोई भी हो वहां पर. ओके.
नीचे वाला आर्टिकल काफी अच्छा है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे हमारे रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है वैसे ही हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी निकल के आती है। पर लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन भी है इसकी। अपोजिट डायरेक्शन क्या है? एक्सपोर्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होने लगता है? वो महंगा होने लगता है। ओके, तो ये चीज हमको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर कई सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट कंपेयर करके बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस तरीके से अगर पैसा बढ़ता है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से बढ़ता घटता है। तो वो काफी अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, सारी डायमेंशंस इंक्लूड करके। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल नेहरू जी से रिलेटेड है। नेहरू जी से रिलेटेड क्या है? एक्चुअल में अभी हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं रामनाथ कोविंद जी। तो जैसे ही उन्होंने ओथ ली है तो ओथ के बाद भी या फिर भी वो अपना स्पीच दे रहे हैं, उसके आसपास भी जो जिक्र किया जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि नेहरू जी को इग्नोर किया जा रहा है। तो नेहरू जी के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्हीं ने देखिए इस तरीके से हमारी कंट्री को किस सिचुएशन से निकाल के यहाँ पर लेके आए। तो ये बात आर्टिकल लिखने वाले डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में है क्या? देखिए अगर ढंग से देखा जाए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब से लेके जब तक नेहरू जी रहे तब तक का अगर देखा जाए तो कंट्री को एक ऐसी सिचुएशन से निकाल के लेके आया गया कि वो एक लीडर ही कर सकता है, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी उसको नहीं कर सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है उसको इग्नोर करना, और जो बीजेपी आती है वो कांग्रेस को इग्नोर करती है, जो कांग्रेस आती है वो बीजेपी को इग्नोर करती है, नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी को इग्नोर करना, जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उससे ऊपर उठकर हम लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पर कई सारे जिक्र किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, जैसे ही देश आजाद हुआ उसी टाइम पर आप लोग देखें तो जैसे ही मतलब वर्ल्ड वार सेकंड फिनिश हुआ, ठीक है ना। वर्ल्ड वार सेकंड फिनिश होने के बाद में जो वर्ल्ड था वो दो साइड में डिवाइड हो गया। एक साइड में तो हो गया यूएसए और दूसरी साइड में हो गया यूएसएसआर, ठीक है। दूसरी साइड में जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, तो दूसरी साइड में हो गया यूएसएसआर। अब ये तो एक साइड की ये चीजें हो गई, दूसरी साइड की ये हो गई। पर लेकिन कुछ ऐसी कंट्री थी, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो नई नई इंडिपेंडेंट हो रही थी, जो कि कॉलोनियल रूल उन पर चल रहा था। वेस्टर्न कंट्री का आप लोग फ्रांस बोल सकते हैं या फिर यूके बोल सकते हैं, जो कि रूल कर रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो कंट्री नई नई अभी क्या हो रही थी, नई नई बोर्न, उनको न्यू बोर्न कंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि नई नई डेमोक्रेसी वहां पर आ रही थी। तो उस टाइम पर दो पावर आपस में लड़ रही थी। एक तो चाह रही थी कि कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाए। कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब यहां पर कंप्लीट जो व्यापार चले वो कैपिटलिस्ट के बेट पर चले, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रहे और जो मार्केट है वो अपना आप डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए मार्केट में। पर लेकिन यूएसएसआर के अंडर में जो कम्युनिस्ट कंट्री थी वो चाह रही थी कि सब कुछ स्टेट के हाथ में हो और स्टेट ही डिसाइड करे कि उनकी कंट्री में क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम लड़ाई हो रही थी कि जो नई कंट्री बोर्न हो रही है वो किसकी साइड में आए, वो यूएसएसआर की साइड में आए, कम्युनिस्ट कंट्री बने, या फिर यूएसए की साइड में आए, कैपिटलिस्ट कंट्री बने। पर लेकिन उस टाइम पर एक नई ही चीज निकाल के आई, जो कि हमारे जैसे लीडर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने या फिर और कई सारे लीडर मिलकर उन्होंने एक नई चीज निकाली जिसको बोलते हैं हम नॉन अलाइंग मूवमेंट, नाम के नाम से उसको जाना जाता है। आप लोगों ने कई बार उसका सुना भी होगा। इसका गठन किया गया, ठीक है ना। पंचशील का कॉन्सेप्ट भी निकल के आया इसमें, ठीक है। पंचशील का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में, फिर कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है उसमें, कौन कौन से प्रोविजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। पंचशील मतलब 5 प्रोविजन है, कुछ कुछ ऐसे ही हैं। आप लोग समझते हैं कि क्या होगा उस टाइम पे। देखिए उस टाइम पे यही चीजें थी कि हमारे साथ में कोई इंटरफेयर ना करे, पीसफुल रहे, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट की चीजें आए। तो 5 इस तरीके के प्रोविजन है। आज कमेंट बॉक्स में लिखिए, कल इसका आंसर दूंगा अच्छे से मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे नेम का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, जितनी भी न्यू बोर्न कंट्री थी उन्होंने ये सोचा यार अब तक तो हम इसके यूरोपियन यूनियन आप लोग बोल सकते हैं यूके के कंट्रोल से निकल के आए हैं, ठीक है। वहां पर कई सारी कंट्री थी, स्पेन भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी तो नहीं बोलेंगे खैर ज्यादा, स्पेन था, फ्रांस था, या फिर यूके आप लोग बोल सकते हैं, या फिर पोर्चुगल आप लोग बोल सकते हैं, जिसके कंट्रोल में हमारी टेरिटरी काफी लंबे समय तक रही है। तो इनका कंट्रोल में से हम नए नए निकल के आए। पर लेकिन अगर आज की डेट में हम किसी के साथ भी हम मिल जाते हैं, यूएसए के या फिर यूएसएसआर के, तो फिर से एक उसी तरीके का कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ना तो यूएसए के साथ में जाना है ना यूएसएसआर के साथ में जाना है, अपना अलग से एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप में रहेंगे तो कोई हमको टच करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट होगा, अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो नेम जैसा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो कहीं ना कहीं जो उपज थी वो नेहरू जी के दिमाग की ही उपज थी। तो हमको एक साइड में रखा गया और हमारी जो न्यूबॉर्न कंट्री थी उसको पीस में रख के अलग हमने डेवलप किया आराम आराम से, ठीक है। और जो न्यूबॉर्न कंट्री में बोला उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बोला जाता था। इसके अलावा अगर देखा जाए, और जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर देखा जाए तो कितना लो लिटरेसी रेट था यहाँ पर, कितनी ज्यादा पुअर्टी थी यहाँ पर। कैपिटलिज्म का भी नाम पर मतलब एक तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री थी वो भी अच्छे लेवल पर वर्क नहीं कर रही थी। एग्रीकल्चर भी कुछ ज्यादा अच्छी खासी हालत में नहीं थी, मतलब हर एक चीज जो देखा जाए वो बहुत ही गलत कंडीशन में थी। तो उस टाइम पर एक ऐसे लीडर आए जिन्होंने हमारी कंट्री को उबार के वहां से लेकर आए। तो ये आर्टिकल लिखने वाले के व्यूज हैं। देखिए मैं अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, कंप्लीट जो व्यूज हैं वो आर्टिकल लिखने वाले के। कभी आप कमेंट करने लगे नीचे की बीजेपी और कांग्रेस करने लगते हैं जरा सी देर में, तो मैक्सिमम जो व्यूज रहते हैं मैं आर्टिकल के व्यूज देता हूं। जहां पे मेरे खुद के व्यूज रहते हैं वो ओनली सजेशन रहते हैं और सोसाइटी से कनेक्टेड रहते हैं, जो मैं आप लोगों को बताता भी हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आर्टिकल के व्यूज डिस्कस कर रहा हूं सारे।
तो यहाँ पे बात वही निकल के आती है कि लीडर किस तरीके से कंट्री को वहां से निकाल के लेके आए। तो देखिए ये क्वालिटी तो है ही है लीडर की, नॉर्मल सी बात है, हर एक इंसान के पास में एक ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है। एक कंट्री को ऐसी संघर्ष से निकाल के लेके आना, आज की डेट में हम एक अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, तो ये लीडर की क्वालिटी है। तो हमारे जो नए लीडर निकल के आ रहे हैं आज की डेट के, वो अपने पुराने लीडर को याद नहीं कर रहे हैं और उनका नाम भी नहीं लेने का पसंद कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। और ये बोली जा रही है कि देखिए जो हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पूरा फाउंडेशन तैयार किया गया, वो इन जैसे लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया, जिसके ऊपर आज की डेट में हमारी कंट्री खड़ी हुई है। तो अगर नया प्रेसिडेंट कोई निकल के आता है, नया प्राइम मिनिस्टर निकल के आता है, तो अगर वो इस तरीके से याद नहीं करता है अपनी हिस्ट्री को, जिसके ऊपर हमारा फाउंडेशन रखा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि देखिए हिस्ट्री को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए बीजेपी जो नई बुकें निकाल के लेके आ रही है कई जगह, जिस तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि नई हिस्ट्री लिखी जाए, जहां पर जो कांग्रेस से रिलेटेड जो एक तरीके से बातें चल रही हैं कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन ज्यादा किया, ये दिखाया जाता है, उसको घटा के ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लीडरों का नाम भी निकल के आ रहा है जो कभी जेल भी नहीं गए, जिन्होंने कभी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में खुल के साथ भी नहीं दिया। तो ऐसे लीडर को सामने निकाल के लेके आ रहे हैं। तो वही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोगों ने काफी टाइम पीछे भी देखा होगा, बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती है और कांग्रेस बीजेपी को कि ये हिस्ट्री चेंज करने की जरूरत कर रहे हैं। और बीजेपी हमेशा बोलती है कि कांग्रेस ने जो हिस्ट्री लिखी है वो अपने आप को फोकस में रख के लिखी है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम दिखाया गया है। गांधी जी को भी बाद में दिखाना बंद कर दिया, टोटल जो फोकस दिया गया वो नेहरू जी पे दिया गया है। तो बीजेपी हमेशा इस तरीके से क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि हमको हिस्ट्री को फिर से लिखना चाहिए। तो इस तरीके की बात काफी बार आती रहती है, हम लोग देख चुके हैं। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम फोकस देते हैं ओनली जो पानी अवेलेबल है ऊपर जमीन के ऊपर अवेलेबल है, पर लेकिन जो ग्राउंड के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं दिया जाता है। वो जितना खत्म होता जा रहा है और जो वाटर टेबल है उसकी क्या कंडीशन बन गई है, तो इस वाला आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल फिर वही डिजिटल प्राइवेसी से रिलेटेड है। बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है, वही सारी बातें घुमा फिरा के यहाँ पर बोली जा रही है। ये वाला आर्टिकल ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। देखिए कुछ दिनों पहले हमने ट्रिपल तलाक के कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। ट्रिपल तलाक क्या होता है, ये खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में होता है। तो मुस्लिम भाइयों में क्या होता है कि ये एक तरीके से तलाक 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 3 बार तलाक बोल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कि तलाक हो गया। तो बहुत सारी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल के आए थे, क्या कि यहाँ पे वुमेन के राइट है उनको हनन किया जा रहा है और सारी पावर जो दे रखी है वो मैन को दे रखी है। मतलब मैन आराम से चाहे, कई बार ऐसे भी केस देखने को मिले थे मध्य प्रदेश में हम लोगों के, कि एक इंसान है वो अपनी जॉब से आके देखा उनकी वाइफ सो रही थी, तो वाइफ सो रही थी तो उन्होंने आके देखा तो उनको गुस्सा आया कि मैं जॉब से आ रहा हूँ, ये आराम से सो रही है। उनकी जो माँ जी हैं वो भी पास में बैठी हुई थी, तो जो उनके हस्बैंड थे वाइफ के, उन्होंने क्या बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है इस तरीके से जो हरकतें कर रही है, और वो तलाक 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 3 बार बोल के चले गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो ये औरत है ये उठी, तो उठने के बाद में इनको पता चला, इनकी जो सास थी उन्होंने बताया कि वो तुझे तलाक देकर चले गए हैं। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिली है, व्हाट्सएप पे तलाक हो गए या फिर फोन पे तलाक दे दिए तलाक तलाक बोलकर। तो ऐसे केस कई सारे देखने को आए सोसाइटी में। तो जो मुस्लिम समुदाय में जो वुमेन है वो सामने निकल के ये कहा कि हमारे राइट्स हैं उनका हनन किया जा रहा है, और बाद में एक बार छोड़ने के बाद में कोई मतलब सोसाइटी में इनकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। जिस तरीके से हिंदू वुमेन है उनके पास में कई सारे राइट्स हैं, इस तरीके से वुमेन राइट भी सामने निकल के आई और उन्होंने बोला कि हमको भी हमारे राइट्स चाहिए। तो तलाक के ऊपर इस तरीके से डिस्कशन निकल के आया। ठीक है, तो जैसे डिस्कशन निकल के आया तलाक के ऊपर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो फिर ये पिक्चर में आ गया। तो ये सामने निकल के आए और इन्होंने बोला कि ये सरासर हमारे जो लॉ है उनमें इंटरफियरेंस किया जा रहा है, ये हमारी कम्युनिटी के लॉ है, इनको इंटरफियर नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो रिलीजन जो हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, तो हम अपने लॉ किस हिसाब से करके लेने हैं, हमारे जो लॉ है हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे, आप इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। तो काफी कंट्रोवर्सी रही, कोर्ट जो केस था वो कोर्ट में भी गया, उसके बाद भी कई सारे डिसीजन निकल के आए, पर लेकिन जो बातें थी वही फिर बाद में क्या आई निकल के कि देखिए इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया, इस मुस्लिम लॉ बोर्ड के ऊपर बोला गया कि कहीं ना कहीं घूम फिर के कि आप लोग ऐसा लॉ बनाइए कि आप लोगों को ये भी ना लगे कि आपके जो धर्म है उसमें इंटरफियर हो रहा है और जो वुमेन्स है उनके भी राइट बने रहे। तो देखिए जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है उसको टाइम दिया गया और टाइम देने के बाद में उनको बोला गया कि आप जल्दी से डिसाइड करें, पर लेकिन आज तक भी उनका कोई डिसीजन नहीं है, आज तक भी उसको ढंग से डिसाइड नहीं किया जा रहा है और वो और ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। कपिल सिब्बल जी भी इन्हीं के साथ में साथ दे रहे थे। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि जितना टाइम इनको दिया गया था उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज न करके उतना प्रॉपर वे में उसको चीजें नहीं की जा रही है जिस तरीके से इनको करनी थी। और चीजें मतलब बात वही आ रही थी कि जल्दी से जल्दी अगर सोसाइटी का इस तरीके का कोई इशू होता है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, वरना फिर बात वही निकल के आती है हमारे यहाँ पर बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है, फिर उनमें इंटरफेरेंस की बात आती है और फिर क्रिटिज्म निकल के आता है कि यहाँ पर तो डिक्टेटरशिप हो रही है और ऐसी ऐसी बातें निकल के आती है। तो सीधा सीधा बात यही बोला गया कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में सजेशन निकल के आए और जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन दिया जाए।
बाकी तो बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड डिस्कस की गई है, इतना ज़्यादा चीज़ें किसी को जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी मतलब जितना जितना ओवरव्यू देना था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। आगे फिर देखिए इससे रिलेटेड आर्टिकल आएगा, जैसे जैसे इसके ऊपर प्रोग्रेस चलेगी तो फिर से इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये वाला आर्टिकल भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल को इसके साथ में थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। और ये वाला आर्टिकल है आसियान से रिलेटेड, 50 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और कंपेयर किया गया है आसियान को किसके साथ में, यूरोपियन यूनियन के। तो वो भी इस तरह की कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये आर्टिकल है रुपीज से रिलेटेड कि हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ रही है। आज की डेट में क्या हो चुकी है, 63 हो चुकी है, जो कि स्टार्टिंग में जो एनालिसिस्ट हैं उन्होंने बोला था 2017 की स्टार्टिंग में कि इसकी वैल्यू बढ़ के लगभग 17 रुपये पर डॉलर हो जाएगी। तो यहाँ तक बढ़ने की बात की गई थी, पर लेकिन ये घटती हुई जा रही है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक्स के थोड़े पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, ये दो चीज़ें होती हैं कोई भी कंट्री, एक तो डिमांड एंड सप्लाई, ये बात आप लोगों को पता होगा, डिमांड एंड सप्लाई कई बार मैं बता चुका हूं। एक होता है इंपोर्ट, कोई हम चीजें खरीदते हैं, और एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, दोनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता कैसे है किसी भी कंट्री का। अब दो चीजें और लेता हूं मैं, यहां पर डॉलर की वैल्यू लेता हूं। मान लीजिए एक साइड में तो लिया मैंने कि 60 रुपए का, ठीक है, 60 रुपए का यहां पर $1 है, और दूसरी साइड में मैंने मान लिया 70 रुपए का $1 है। ठीक है, 70 रुपीज का $1 है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे $1 है, तो अब दो सिचुएशन हो गई यहाँ पे। पहले इस वाली सिचुएशन को मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पे डॉलर की वैल्यू, मान लीजिए डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 63 रुपए बोल रहे हैं, मान लीजिए घट रही है, घटते हुए क्रम में लेता हूँ मैं। ठीक है, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ रही है। क्या होता है, देखिए जैसे जैसे अब यहाँ पर वैल्यू घटती जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू घट के 50 आ गई, तो इसका मतलब हमारा जो रुपये है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले 60 रुपए देकर हमको $1 मिलता था, अब 50 रुपए देकर $1 मिल रहा है। 40 घट गई तो 40 रुपए देकर $1 मिल रहा है। 30 घट गई तो 30 रुपए देकर $1 मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्दी कि ₹1 में हमको $1 मिल जाए। तो इसका मतलब अब इक्वल हो गई डॉलर की वैल्यू किसके, रुपये की वैल्यू। लेकिन अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अगर यहाँ पे 70 रुपए का $1 मिल रहा है, यहाँ पर फिर क्या होगा, 80 रुपए का $1 मिलेगा, 90 रुपए का $1 मिलेगा, 100 रुपए का $1 मिलेगा। तो हमारे रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये होता है रुपये की वैल्यू घटना और बढ़ना। अब कंडीशन क्या पड़ेगी, कंडीशन ये पड़ेगी, मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट मान लीजिए हमने यहां से इंपोर्ट किया मोबाइल फोन, ठीक है ना, एक मोबाइल फोन इंपोर्ट किया। मोबाइल फोन की वैल्यू वहां पर है, मान लीजिए कितना लगा लीजिए आप, $100 लगा लीजिए, $100 मोबाइल फोन की वैल्यू है। अब हमको डॉलर में पे करना है, ठीक है, अब हम डॉलर में पे करेंगे और हमारे रुपीज की वैल्यू घटती हुई जा रही है। तो जितनी कम हमारा यहां पर, जितना कम यहां पर वैल्यू आती जाएगी, मतलब इसका मतलब है हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमको कम रुपी पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए यहां पर $100 है, ठीक है, $100 की बात यहां पर चल रही है। अब $100 की बात यहां पर चल रही है और $1 की वैल्यू यहां पर 50 हो गई, ठीक है, मतलब 50 रुपए में $1 आ रहा है। तो और मान लीजिए दूसरी साइड में अगर हम देखें यहां पर 100 रुपए का $1 आ रहा है, तो जैसे जैसे यहां पर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए अगर वैल्यू अगर वैल्यू यहां पर घट रही है और बढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे ही हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे डिफरेंस पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, एक बार वो फिर से समझ लीजिए। तो फिर से अब एक बार इंपोर्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये मोबाइल आ गया, यहाँ पे $100 का मोबाइल है, ठीक है। अब दोनों केस दिखाता हूं। मान लीजिए $100 का मोबाइल है, $100 का मोबाइल है, हमको ये खरीदना है बाहर से, ठीक है। जब हमारी जो वैल्यू है 50 रुपए का $1 है, तो $1 हो गया 50 रुपए का, तो $100, तो $1 हो गया 50 रुपए का, ठीक है ना। तो $100 कितने के हो गए, 50 से गुना कर दो, ये हो गया 5000 रुपए का। तो जो ये मोबाइल है आज की डेट में हमको 5000 रुपए का मिल जाएगा। पर लेकिन अगर हमारे रुपीज की वैल्यू गिर जाए, हमारे रुपीज की वैल्यू 100 रुपए का $1 हो जाए, तो तब क्या होगा, तब 100 रुपए का $1 हो जाए, तो ये ही मोबाइल हमको कितने का पड़ेगा, ये मोबाइल पड़ेगा हमको 10,000 रुपए का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे अगर रुपये की वैल्यू घटती है, ठीक है, रुपये की वैल्यू अगर घटती है तो इंपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाता है। इसके अपोजिट जाए तो फिर एक्सपोर्ट की बात आती है। इसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारा देखा जाए, अगर देखिए सेम कंडीशन, एग्जांपल मैं दूसरी डायरेक्शन में लेके चलूं अब, तो तब क्या कंडीशन बनेगी, अगर हमारी कंट्री से हमको ये बेचना है, मान लीजिए मोबाइल की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मोबाइल की वैल्यू है, हमको दूसरी कंट्री में इसको बेचना है। तो यहां पे मैंने $100 बोला था, अब 100 रुपए ले रहा हूं, तो 100 रुपए का ये मोबाइल है, हमको दूसरी कंट्री को बेचना है। और अगर 50 रुपए का $1 है, मतलब 50 रुपए का $1 है, तो इसको $2 देकर ये मोबाइल खरीद के ले जाएगा, ठीक है, $2 देगा, मोबाइल खरीद के ले जाएगा। लेकिन अगर हमारी पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहां क्या हो गया, यहां हो गया 100 रुपए का $1 हो गया। अब क्या करेगा ये तो ओनली $1 देकर इसको खरीद के ले जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे वैल्यू, जैसे जैसे हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, 50 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, जैसे जैसे हमारे रुपये की वैल्यू ऊपर को इंक्रीज होगी, तैसे तैसे एक्सपोर्ट जो होगा हमारा महंगा होता चला जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझ में नहीं आया पीछे जाइएगा और फिर से सुनिएगा पूरा एग्जाम्पल अच्छे से, ठीक है? तो सीधी सीधी कंडीशन क्या हो रही है, सीधी सीधी ये कंडीशन हो रही है, अगर हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ती है, रुपये की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट तो सस्ता हो जाता है, तो हमको फायदा होगा, और एक्सपोर्ट जो होता है महंगा हो जाता है। और वैसे भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हम इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारा क्या डिपेंड करता है, वो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, हमारी क्या इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी वर्क करती है इसी तरीके से। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि आज की डेट में हमारी जो करेंसी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड बोली जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा तो फॉरेन फ्लो आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और एफडीआई भी आ रहा है, तो काफी हद तक काफी अच्छे लेवल पर आ रहा है, जिसकी वजह से देखिए जिसकी कंट्री में जितना भी ज्यादा करेंसी होती है, हार्ड करेंसी जिनको मैक्सिमम बोला जाता है, डॉलर आप लोग बोल सकते हैं, जो एक जीता जागता एग्जाम्पल काफी अच्छा लिया जाता है, तो एक इकोनॉमी अच्छी मानी जाती है। आज की डेट में चाइना के पास में सबसे ज्यादा डॉलर का रिजर्व है, ठीक है, तो इसीलिए चाइना की इकोनॉमी को बोला जाता है मतलब एक काफी अच्छे लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग मनी, उसके इतने ज्यादा मनी है, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वन रोड वन बेल्ट हो गया, या फिर हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि श्रीलंका में जो पोर्ट है उसको डेवलप कर रहे हैं ये, और भी कई सारे दुनिया भर में वर्क कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उनके साथ में ह्यूज करेंसी उनके साथ में उनके पास में रिजर्व है, तो उसका यूज कर रहे हैं वो, तो इसीलिए इस तरीके से काफी फायदा होता है, स्ट्रॉन्ग मनी, इसकी अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर हमारे पास में रिजर्व अच्छा खासा रहता है। तो आज की डेट में इंडिया को भी इसी तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये काम हो रहा है, तो हमारे आरबीआई का काफी अच्छा हाथ है इसमें, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को काफी डाउन कर दिया गया। आप लोगों ने देखा कि 2%, हमने अभी 2-3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लेशन आ गया काफी लो तक आ गया, 2% से भी नीचे जा चुका था, ठीक है, तो इन्फ्लेशन काफी नीचे आता जा रहा है, तो कुछ इससे फायदा हो रहा है। और कुछ समय से क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइस जो वर्ल्ड मार्केट में वो $50 पर कहीं ना कहीं वो स्टेबल है, वो भी चीजें देखने को मिल रही है, उससे भी फायदा हो रहा है। और देखिए जो हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट क्या होता है, अगर कोई चीज देखिए, मान लीजिए डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आपके पास में 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं आप लोगों के पास में, और आपने कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, तो 110 रुपए का आपने सामान खरीद लिया, तो 10 रुपए के डेफिसिट में हो गया, आप लोगों ने उधार ले लिया, तो डेफिसिट जो पहले था वो हमारा 4.8% था, आज की डेट में जीडीपी का 4.8% समझ रहे हैं 2012 में, आज की डेट में घट के 0.7% हो गया। तो हमारी इकोनॉमी काफी अच्छे लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह पर, लेकिन जैसे जैसे रुपये की प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे जो एक्सपोर्टर है उनको नुकसान होने लगता है। देखिए हम अपना क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से हम ऑयल खरीद के लाते हैं बहुत ज्यादा, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको। क्रूड ऑयल लाने के बाद में हम उनसे काफी सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, जिस तरीके से हम उनसे मतलब पेट्रोलियम अलग निकालते हैं, डीजल अलग निकालते हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप लोग ग्लिसरीन वगैरह ये सब चीजें, काफी सारे प्रोडक्ट हम इससे निकालते हैं। तो ये तो हम इंपोर्ट करते हैं, पर लेकिन ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से ऑयल हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से ये सारे प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनको बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, कहीं ना कहीं इसको भी नुकसान होने लगता है। इसके अलावा जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारा हमने देखा था जेनेरिक दवाई हम बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा हाथ है, हम यहां भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारा ये वाला जो सेक्टर है कहीं ना कहीं उसको नुकसान होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया कि 1% एप्रिसिएशन अगर होता है एक्सटर्नल वैल्यूज में रुपीज की, तो 0.6% हमारा निफ्टी में कंपनीज है उसका वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाता है वहां पर। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी समझाया डॉलर का और मोबाइल का एग्जांपल लेके वो, तो बिल्कुल वही इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है, पूरी कंट्री में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री मैक्सिमम टाइम जो बोला जाता है एक बैलेंस बना के चलने वाली बात निकल के आती है हर जगह पर। लेकिन देखिए ये तो छोटी मोटी बातें होती है, कुछ सेक्टर तो पड़ेगा ही, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई कुछ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जीता जागता एग्जांपल ये है, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा देखिए मैक्सिमम इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है, वो रिकवर होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी उतना ज्यादा फायदा है, वरना इकोनॉमी डामाडोल होने लगती है बहुत ज्यादा। तो वही बात बोली गई कि सेंट्रल बैंक ने बहुत ही अच्छा काम यहां पर किया है। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, आप लोगों को इनमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि पैसे की वैल्यू बढ़ने से घटने से किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल है, ये भी यहाँ पर जो बात की जा रही है, नॉर्मल हम बात करते हैं जो हमारा पानी रहता है वो जमीन के ऊपर, ठीक है, नदियों में है, जो समुद्र में है, तो इस तरीके से पानी के हम जिक्र करते हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर जिक्र किया गया वो किया गया है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर आज की डेट में बहुत ज्यादा डिप्लेट हो रहा है, मतलब हर एक इंसान अपना ग्राउंड वाटर को अपना राइट समझता है और उसको जितना चाहे उसको निकालता है। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा गाँव गाँव में भी समरसेबल पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, अपने जानवरों को नहला रहे हैं, झाड़ू भी लगाने की काम नहीं करते हैं, वहां को अपना अगर एरिया आसपास का धुलना होता है
होता है, झाड़ू नहीं लगाता है कोई, पानी से साफ कर देता है। तो इस तरीके से पानी का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं वाटर टेबल होता है कि जो पानी अवेलेबल है ज़मीन के नीचे, तो वो टेबल ऐसे ऐसे घटती जा रही है, पर लेकिन उसमें पानी पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक, बारिश के द्वारा पानी जितना पहुँच नहीं पा रहा है जितना वहाँ से निकाला जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा पानी का, और आने वाली जनरेशन जो है उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ओके, तो यही बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी आज तक इनसफिशिएंट रही है और उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये वाटर टेबल है डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में काफ़ी कंडीशन, काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर जो बोला गया वो ये बोला गया कि जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये देखिए 3-4 नल है, सब अपना अपना नल मान लीजिए लगा लिए सबने। ठीक है, ये एक्यूफायर होता है यहाँ पर, जो पानी होता है अवेलेबल जो पीने के लिए, और इसको रिचार्ज किया जाता है, बारिश वगैरह हो गई तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये हो गया यहाँ पे। अगर ये वाला एक्यूफायर आप लोग देखें तो यहाँ पर पानी नहीं जा पा रहा है, पर यहाँ पर पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्यूफायर इनको बोला गया है। ओके, जिसको रिचार्ज नहीं किया जा रहा है। तो नल लगा दिया, मान लीजिए एक यहाँ पर नल लगा दिया हमने, एक यहाँ पर नल लगा दिया। तो मान लीजिए अब यहाँ पर कई सारे घर हैं इसके ऊपर, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब ये नल पानी निकाल रहा है, समरसेबल निकाल ले लीजिए, ये पानी निकाल रहा है। तो इस वाले एरिया में से पानी निकालेगा। अब ये थोड़ी ना है कि ये वाला इस वाले एरिया का पानी नहीं खींचेगा, इस वाले एरिया का पानी नहीं खींचेगा, तो दूसरों के घरों के नीचे का भी पानी खींचेगा ना। ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये प्रॉपर डिफाइंड रहेगा कि यहाँ पर कोई बाउंड्री बनी हुई है कि इतने एरिया का पानी खींचेगा ये। तो इसीलिए दूसरे के हक का पानी भी ये खींच के ले जाता है नीचे से। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो ये होता है एक तरीके से अनसस्टेनेबल है, और एक्सप्लॉइट अगर इस तरीके से रिसोर्सेज को किया गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनविजिबिलिटी भी रहती है इसको लेकर, क्योंकि देखिए एक एरिया में हमने समरसेबल लगा दिया या नल लगा दिया तो दूसरे पड़ोसियों का भी पानी खींच के ले गया वो। तो अगर उस तरीके से मैकेनिकल पंप जो है इतना पानी ज्यादा खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो लैंड ओनर है उस पर अपना राइट समझ रहा है कि ये मेरा पानी है, पर लेकिन ये दूसरे का भी पानी यहाँ पर खींचा जा रहा है। तो आज तक जितनी भी इंप्लीमेंटेशन की गई है इससे रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशन बने हैं उसको इनएडिक्वेट यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर वे में ना तो उसको इंप्लीमेंट किया गया और ना ही उसमें वो प्रोविजन रखे गए जो प्रोविजन रखने चाहिए थे। स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया गया बिल को बात करें यहाँ 1970s में, तब से अगर देखा जाए फर्स्ट टाइम जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तब भी जो पॉलिसी में शिफ्ट तो देखने को मिला, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला जिस लेवल पर चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए घूम फिरकर यही आती है, अगर आपने नल लगा दिया तो आप अपना कंट्रोल उस पर समझने लगते हैं, पर लेकिन दूसरे का भी कंट्रोल वहां पर होता है। ठीक है, तो उसको एक तरीके से प्रॉपर वे में डिसाइड करना चाहिए, प्रॉपर वे में उसको डिवाइड करना चाहिए कि किसका कितना एरिया है। ऐसे नहीं है कि एक आदमी ने ट्यूबवेल निकाल ली। और आज की डेट में क्या होता है आप लोगों को ये देखने को मिलता है, ट्यूबवेल लगा देते हैं, कुछ आदमी के पास में जो साहूकार होते हैं उनके पास में ट्यूबवेल होती है, बहुत के पास में नहीं होती है। तो ट्यूबवेल में देखिए पानी तो है, ठीक है ना, ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है, किसानों के खेत होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं किसान पे करते हैं इस ट्यूबवेल वाले को कि मुझे अपने खेत की सिंचाई करनी है, तो सिंचाई करने के लिए इसको पे करते हैं। अब ये नहीं पता है कि ये वाला जो किसान जिसने ट्यूबवेल लगा रखी है पानी तो ये इसके खेत के नीचे का भी खींच रहा है ना, और इसी को पानी देने के लिए क्या कर रहा है, उससे पैसे ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास में थोड़े रिसोर्सेज थे, इसने ट्यूबवेल लगा ली। तो इस चीज को भी यहां पर डिस्कस किया गया आर्टिकल में। तो सीधी सीधी बात वही निकल के आती है कि देखिए जिसका पानी है, जिसके नीचे पानी, तो उसका भी हक था ना। ट्यूबवेल इन्होंने लगा लिया, अब ये ट्यूबवेल से पानी निकाल पा रहे हैं तो उसी को पानी देने के लिए उससे पैसे ले रहे हैं। तो ये भी बात यहां पर डिस्कस की गई है। तो कई सारे लॉ ऐसे निकल के आए, पर लेकिन जो अब नया लॉ निकल के आ रहा है ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बिल 2017, उसको बोल रहे हैं कि ये फोकस करेगा ग्राउंड वाटर पर भी और सरफेस वाटर पर भी, और दोनों किस तरीके से लिंक किया जाता है, दोनों पर फोकस देकर चलेगा और प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंटेशन करने की बात की जा रही है। कई सारे प्रोविजन इसमें रखे गए हैं अच्छे अच्छे, जो कि पुराने पास्ट टाइम से अब तक उसमें नहीं रखे गए थे। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब देखिए ये तो आप लोगों को पता है पानी आराम से यूज होता है, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसको मतलब जिसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। हम जहां भी जाते हैं, चांद पर चले जाएं या फिर हम लोग बरस किसी भी दूसरे ग्रह पर, मार्स पर चले जाएं, हम जाकर क्या देखते हैं कि पानी है क्या वहां पर। पानी का सीधा सीधा मतलब होता है अगर पानी है वहां पर तो जीवन भी होगा। तो सीधा सीधा बात है कि फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करने की बात है पानी को, क्योंकि पानी डायरेक्टली जीवन से कनेक्टेड है। पर लेकिन इसको यूज करने की बात आती है न्यू रिजीम में, जो लिखा गया है यहाँ पर कि बेनिफिट करना चाहिए कि देखिए एक तो बेनिफिशियल रिसोर्सेज है उसको ढंग से यूज करना चाहिए। ग्राउंड वाटर की सिक्योरिटी के बाद में जिक्र करिए, वो भी इंट्रोड्यूस करने की बात करिए। और इसके अलावा ये डिसीजन मेकिंग जो है वो लोकल लेवल पर होनी चाहिए। देखिए मेरे एरिया में वाटर टेबल कितनी है ये मुझे पता है, आपके लेवल में कितनी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने एरिया में जानने की कोशिश कीजिए कि वाटर टेबल कितनी है, कितने नीचे जाकर आप लोगों को नल लगाना पड़ रहा है पानी निकालने के लिए। अपने अपने लेवल में देखिएगा, अपने अपने एरिया में देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे आप लोग देख पाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया में अच्छा एक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। अपने अपने एरिया की वाटर टेबल आप लोग पूछने की कोशिश कीजिएगा, जिसको पता है
सॉरी, उसको सही है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसको नहीं पता है वो अपने घर वालों से पूछेगा कि हमारे एरिया में वाटर टेबल कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फिर सब कमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, किसी एरिया में कितना कम जा चुका है और किसी एरिया में कितना ज्यादा है। तो आप लोगों को कमेंट एक दूसरे के देखिएगा और कमेंट फिर पढ़िएगा भी, आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया का पता चल जाएगा। पर लेकिन पता तभी चल पाएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, तो अपने अपने एरिया की वाटर टेबल बताइएगा यहाँ पर कि कितनी किसके एरिया की वाटर टेबल है, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए जिस एरिया में जितनी वाटर टेबल है, अगर लोकल एरिया पर डिसीजन मेकिंग दी जाएगी तो उनको पता रहेगा ना। तो बात सीधी सीधी ये बोली गई है कि टॉप डाउन अप्रोच न लगा के यहाँ पर कि ऊपर से बता दिया जाए, रूरल रेगुलेशन बना दिया जाए और नीचे जाके इंप्लीमेंट कर दिया जाए, इसको अपोजिट में लेके जाए। रूरल रेगुलेशन नीचे ही बनाया जाए और उनको वहीं पर ही इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हर एक एरिया में पता है कि कितना वाटर टेबल है और कितना यहाँ पे वर्क करना चाहिए और कितना सूखा है और कितना पानी है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर। और इसके अलावा फ्यूचर जनरेशन पे भी देखिए फोकस देकर तो चलना चाहिए। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वही कपिल शर्मा का डायलॉग, आने वाली जनरेशन को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो उनको भी हमको उनके बारे में भी सोचना है, अपने अपने बारे में नहीं सोचना है। तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज हो गई, नीचे लिखिएगा क्या क्या वाटर टेबल है और आप लोग बताइए कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में वाटर को सेव कर सकते हैं, वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो ऊपर वाला पानी भी है, जो हमारे सरफेस पे पानी है, उसको भी ढंग से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पानी एक इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बिना लाइफ नहीं चल सकती है। तो प्लीज़ उसको सेव करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे आप लोग छोटे छोटे काम कर सकते हैं, आप लोग नहा रहे हैं तो एक बकेट में पानी लीजिएगा, उससे नहाने की कोशिश कीजिएगा। और जिस तरीके से आप लोग मान लीजिए ब्रश वगैरह कर रहे हैं या फिर सेविंग वगैरह कर रहे हैं, खासकर जो मेल कम्युनिटी के मेंबर होते हैं सारे, जैसे सेविंग वगैरह कर रहे हैं तो चल रहा है नल उस तरीके से, तो छोटे छोटे एरिया में आप लोग पानी सेव कीजिए। पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो सारे स्विच ऑफ करके निकलिए। तो आप लोग अपने लेवल पर अगर काम करेंगे तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम हो जाएगा, अगर सिंगल इंडिविजुअल भी इस फील्ड में काम कर रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे आप लोग सजेशन दे सकते हैं इससे रिलेटेड। तो एशियन कंट्री की बात की गई है यहाँ पर। पहले आप लोग मैप में देख लीजिए कि है कहाँ पे ये देखिए 10 मेंबर है आज की डेट में इसमें। ठीक है ना, 10 मेंबर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। 10 स्टेट है यहाँ पर, 10 मेंबर यहाँ पर, 10 लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया और ब्रुनीज हो गया। ठीक है ना, ब्रुनी हो गया यहाँ पे। तो ये टोटल 10 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था तो एक इस तरीके की कम्युनिटी बनाने की बात की जा रही थी कि इसको यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे बनाया जाएगा, कि उस तरीके से लेके चलेंगे। 1967 में इसको डिक्लेरेशन किया गया और चार्टर तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं चार्टर को। वो 2008 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिख रखा है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। तो बिल्कुल उसी पे फोकस करके इनका चलने का मोटो था, पर लेकिन उस लेवल पे ये चल नहीं पाए। सेक्रेटरीट इसका है जकार्ता में, हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो बात क्या की जा रही है, कई सारी कंट्री के बीच में वैसे भी ठीक ठाक बातें नहीं चलती हैं, आप आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कई सारे ऐसे भी जिक्र यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था थाईलैंड और फिलीपींस के बेस में, उसको रिजोल्व कर लिया गया। पर लेकिन आज की डेट में भी म्यांमार में क्या चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल पा रहा है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है मिलिट्री की, तो उसको भी कई बार अपोज किया जाता है। और चाइना और इंडिया अलग देखा जाए तो एक मेजर इकोनॉमी है, पर लेकिन इसके मेंबर नहीं है, पर इनका भी दोनों का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको फाउंड किया गया था, तो 50 साल लगभग इसको पूरे हो चुके हैं। पर लेकिन बात क्या आ रही है निकल के, कि बात ये आ रही है कि अगर इसको ढंग से चलाना है तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने वर्क किया है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में इसको कंपेयर भी किया जाता है, पर लेकिन ये उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अगर देखो आज की डेट में उनकी सिंगल करेंसी है, सिंगल मार्केट है, उनकी डिफेंस फोर्सेज भी अपने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होते हैं, कि माइग्रेशन का इशू, कि कौन यहाँ पर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, वो सारे अपने डिसीजन खुद से लेते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो सारी बातें वहां पर की जाती है। पर लेकिन आसियान में ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा तो था कि हम भी इसी तरीके कम्युनिटी बनेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने को कंपेयर करके चलते थे, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को देख के चले जाए तो दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है। इन्होंने आज की डेट में आए, एक साथ में आए, मिलजुल कर काम करना स्टार्ट कर दिया, सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे। पर लेकिन जो यूरोपियन यूनियन बनी है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो पोस्ट वर्ल्ड वार बनी है। तो पोस्ट वर्ल्ड वार बनी है क्योंकि उस टाइम पे खस्ता कंडीशन ऐसी हो गई थी, यूएसए एक उभर के कंट्री आ रही थी, तो यूरोपियन यूनियन जिसमें सारी कंट्री ऐसी थी जिन्होंने वर्ल्ड को रूल किया था, अब उनको ये दिखने लगा था कि अब हमारे ऊपर यूएसए रूल करेगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए रूल करेगा या फिर दूसरी कंट्री अगर रूल करेगी, तो इन्होंने मिलकर एक कम्युनिटी बना ली जिससे कि ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और खासकर फ्रांस और जर्मनी में आपस में लड़ाई चलती रहती थी, उनका कॉन्फ्लिक्ट भी साइड में किया जाए, तो आपस में मिलकर रहेंगे तो कोई इनके ऊपर रूल करने की नहीं सोचेगा और इनको दबाने की नहीं सोचेगा। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी बनी
रहेगी, पीस बनी रहेगी, प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी, उस चीज को देखकर ये सामने एक मिलकर साथ में आए, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये तो आजाद है सारी कंट्री यहाँ पर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो। इनके देखिए कोई भी बात होती है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हम लोगों को भूख लगेगी और खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम लोग खाने की उसमें निकलेंगे खोज में। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ आराम से चल रहा है, पीस भी है, सिक्योरिटी भी है अलग अलग, तो ये क्यों अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे कि यूरोपियन यूनियन की तरीके से होगा। यूरोपियन यूनियन तो जबरदस्ती के तौर पर बनाए, उस टाइम पर अगर नहीं बनाते तो उनका हालत जो है वो सही नहीं रहती, तो उन्होंने उस बेस पर इसको बनाया। पर लेकिन इसके साथ में इसको कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे और बात बोल रहे हैं ये, तो फिर वही बात बोलें कि थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कॉलोनियल से उभर कर आया, जिससे दूसरी कंट्री का राज था जिसके ऊपर। पर लेकिन अगर देखा जाए सीधी सीधी बात यह, कोल्ड वार चल रही थी, कोल्ड वार में इतना ज्यादा खतरा था नहीं, पर लेकिन हाँ था फिर भी। तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि मिलकर रहते हैं, सोवरेनिटी अपनी बनाते हैं। पर सीधी सीधी बात ये बोल रहे हैं, जो कंक्लूजन में बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि डीपनिंग अगर डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन की आप लोगों को करनी है तो डीपनिंग करने हैं रिलेशन, तो सीधी सीधी बात है डेमोक्रेट बनाइए इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया म्यांमार का, तो म्यांमार हो गया और भी कंट्री दूसरी होगी, तो पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आप लोग बनाइए, उसके बाद में अगर कुछ सोचना है तब सोचिएगा कुछ फायदेमंद क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उससे पहले चीजें नहीं हो सकती उस लेवल पे जिस लेवल पे आप लोग सोच रहे हैं। ओके, ये देखिए पेज 1 और पेज 10 पर भी न्यूज है। बात क्या की गई है, स्टेट ने पूछा है, क्या पूछा कि एंटी रेसिज्म लॉ बनाने की बात की गई है, सेंटर ने पूछा स्टेट से, ठीक है। पर स्टेट ने ऐसा रिएक्शन नहीं निकल के आया, उनका लिखवा गुनगुना एक रिएक्शन निकल के आया। कुछ 4 स्टेटों ने यहाँ पर आगे निकल के आए, उत्तर प्रदेश उनमें से मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, और 3 यूनियन टेरिटरी निकल के आई यहाँ पर, ठीक है ना, अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो जिस तरीके से रेस्पॉन्स पूछा गया था उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं निकल गया है कि एंटी रेसिज्म के लिए लॉ बनाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है 7 यूनियन टेरिटरी, तो सातों की 7 यूनियन टेरिटरी को बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में लिखिए, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, फिर उससे कम किसका है, उससे कम किसका है। तो इस तरीके से एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यूनियन टेरिटरी को लिखिए हमारे यहाँ पर। ओके, जीएसटी का जिक्र किया गया है, एक तो जिक्र किया गया है यहाँ पे जो हथकरघा वगैरह होता है, जो वेवर्स होते हैं, हाथों से बुनाई करते हैं, उनके बारे में, और दूसरा किया गया है जो व्हीकल्स होते हैं, खासकर जो व्हीकल्स का जिक्र किया गया है यहाँ पर, ऐसे व्हीकल जो कि काफ़ी मतलब लग्जरी व्हीकल्स होते हैं, आप लोग मर्सिडीज वगैरह ऐसे व्हीकल बोल सकते हैं, तो दोनों के बारे में जिक्र किया गया। तो जीएसटी को देखने के बाद में बात आती निकल गई कि इनके ऊपर तो टैक्स घटाने की बात चल रही थी और इनके ऊपर बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। इनके ऊपर बढ़ाने की बात चल रही है क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, पर लेकिन ये दोनों क्रिटिसाइज करेंगे, इनके ऊपर घटेगा तो सही है, इनके लाइवलीहुड की बात आएगी निकल के, ठीक है। जो इनके लाइवलीहुड का खतरा हो गया था कहीं ना कहीं उसको सेव किया जा सकता है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात है, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगेगा। तो मर्सिडीज बेंज के जो सीईओ है उन्होंने क्रिटिसाइज किया इसको कि इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना चाहिए कि ये 15% से 25% इसको सेस को लगाने की बात कर रहे हैं। सेस एक टैक्स ऑन टैक्स होता है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। आप लोग एजुकेशन सेस का सुना होगा, ग्रीन सेस का सुना होगा, कोल सेस के बारे में सुना होगा, तो कई तरीके के इस तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, ये टैक्स ऑन टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए फूड सिक्योरिटी एक्ट निकल के आया हमारे यहाँ पर 2013 में, पर लेकिन एक्ट तो हमारे यहाँ बना दिया गया, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया स्टेटों के द्वारा। तो कोर्ट बोल रहा है कि स्टेटों के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो लॉ तो आप लोग बना देते हैं पर लेकिन स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जिस तरीके से जो जनरेशन है, जो हमारे सिटीजन है, वो कहीं ना कहीं भूखे रहते हैं, और जो खाद्यान्न है, बहुत सारे जो एफसीआई होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं वहाँ पर पड़े पड़े। तो इसको देखना चाहिए आप लोगों को, इसको सही करना चाहिए और प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए आप लोगों को। देखिए इंडिया चाइना का डेडलॉक चल रहा है डोकलाम, वहाँ पे डोकलाम सेक्टर में, तो बात निकल के वही आ रही है कि चाइना क्या बोल रहा है कि देखिए भूटान जो है वो ऑब्जेक्ट जो रोड बना रहे हैं यहाँ पर, तो भूटान इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है जितना इंडिया कर रहा है, और इंडिया के प्रेशर में ही आके भूटान ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात वही निकल के आ रही है कि चाइना रोड बनाना चाह रहा है वहाँ पर, और वो चाह रहा है कि इंडिया यहाँ से बाहर चला जाए और मुझे रोड बनानी दी जाए। तो बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कहने का मतलब इनका ये आ रहा है कि भूटान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया प्रेशर में उनसे ये सब करवा रहा है। नॉर्थ कोरिया का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया अभी न्यूक्लियर, उसके बाद में सैंक्शन लगा दिया गया यूएन के द्वारा। तो यूएन के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे मतलब है, आप कुछ भी करते रहो। पर लेकिन अब जो चाइना का स्टेप निकल के आया वो काफ़ी सोचने समझने वाला हो सकता है। चाइना ने बोला मैं भी 100% कमिटेड हूँ यूएन के द्वारा लगाए गए सैंक्शन के नॉर्थ कोरिया के, जो अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेके चलता है तो अब नॉर्थ कोरिया को सोचने वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। ओके, पेज 13 पर न्यूज़ है, ये है पेट्रोलियम, प्रॉफिट ऑफ पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में, तो क्रूड ऑयल की बात निकल के आती है। तो क्रूड ऑयल जो हम यहाँ पर
लेके आते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर उसके बोला जा रहा है कि उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से। तो देखिए अगर इस तरीके से होता है तो जो भी इस तरीके से इंडस्ट्री होती है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वो इंडस्ट्री आगे बढ़ती हुई नजर आती है अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो। कई बार आप लोग ये बोलते हैं कि देखिए आर्टिकल, मैं कई आर्टिकल छोड़ देता हूँ, आर्टिकल छोड़ता नहीं हूँ। देखिए जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है वो एडिटोरियल में डिस्कस हो जाता है, और बाकी के किस कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा बहुत, कौन सी कंट्री, मतलब ये सारे इस तरीके की न्यूज़ नहीं आती है। न्यूज़ वो आती है जो कि एक पर्टिकुलर हमारी होल इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालती है, तो उस तरीके की न्यूज़ आती है मैक्सिमम, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वो मैं खुद से डिसाइड कर लेता हूँ, तो आप लोगों को सोचते इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में छोड़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं छोड़ के चलूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हम लोगों ने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट से लिया है। फ्री एजुकेशन 86 अमेंडमेंट था, 2002 में किया गया था। वास्को डिगामा जो 1498 में आए थे। कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ से चले थे और यहाँ से होते हुए यहाँ पे पड़ता है, वो यहाँ पर इंडिया पहुंचे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए उनका रूट क्या था उस टाइम पे। इसके बाद मैंने पूछा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में बनाया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था, जिसको मनरेगा बोलते थे पहले, फिर मनरेगा कर दिया था। ठीक है, नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था। ये राइट टू वर्क का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एनएसएसओ के बारे में मैंने पूछा था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आते हैं। और जो आरसीईपी की जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जो मीटिंग हो रही है वो हैदराबाद में हो रही थी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। देखिए पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद में कमेंट में जरूर लिखिए क्यों किया है। और अपने आसपास देखिए पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए, और ये अपने आसपास सफाई भी रखिए। नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।